हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक टॉपिक पे, वाई बांग्लादेश लेफ्ट पाकिस्तान बिहाइंड 50 years. दिस वीडियो इज़ फ्रॉम अ पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा। तो देखते हैं उनके ख्यालात क्या हैं, क्या बोल रहे हैं, और उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, 50 साल हो गए बांग्लादेश को। और जो 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, तो अगर इसको हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो अमेरिका के एक फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, हेनरी किसिंजर। आई थिंक निक्सन की गवर्नमेंट में हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश है ना, ये एक बॉटमलेस बास्केट है, या एक बास्केट केस कहा करते थे 1974 में। किसी को उम्मीद नहीं थी ये मुल्क बचेगा, ये सर्वाइव करेगा, ये फाइनेंशियली स्टे करेगा। लेकिन अभी आप देख लें कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को किस तरह पीछे छोड़ गया। और हम यहाँ पे 1971 में क्या हुआ वो एक और स्टोरी है, लेकिन उसके आगे 50 साल कैसे गुजरे हैं, दिस इज अ स्टोरी विच इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। बांग्लादेश की नेशनल इनकम 50%, 50 टाइम्स ज्यादा बढ़ी है। उनकी पर कैपिटा इनकम 25 टाइम्स ज्यादा बढ़ी है, और पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा है। उनकी फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, उन्होंने उसको काफी मेंटेन किया। आई थिंक 2.5 टाइम्स जो है उन्होंने मेंटेन किया है। फिर उनकी पर कैपिटा जो फूड अवेलेबिलिटी है वो हमसे ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन, अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आप को खित्ते के तमाम ममालिक जो है उनमें आउटस्टैंडिंग जो है वो बांग्लादेश ने किया है। वहाँ पे मसाइल भी रहे हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का अभी समझा जा रहा है कि कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पे चीज़ें लोगों को अवेलेबल है। जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी 7 से 8% रही है। और अगर आप 2011 से ऑनवर्ड से लेके चले, सो पाकिस्तान से डबल वो चलते रहे, यानी कि 7-8% ग्रोथ रेट होना, जबकि पाकिस्तान 3-4% पे बैठा हुआ, डबल ग्रोथ रेट है उनकी। और बांग्लादेश की स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। इतना ऐसा कंट्री जो वल्नरेबल हो, जहाँ पे हादसात बड़े हों, फ्लड्स आए, और नेबर्स जो थे वो ऑब्वियसली उनको हालात उस तरह की, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं थे। मुश्किलात उन्होंने गुजारी। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन थी, आईडीपीज का मसला था, लोग पाकिस्तान में थे, इंडिया में थे, और फिर उनका लीडर भी असैसिनेट हुए, सारा कुछ हुआ, मिलिट्री कू भी हुए वहाँ पे। और वैसे वहाँ पे फौज जो है वो पावर में रही 1991 में, जब जनरल अरशाद जो थे, उन्होंने सोचा कि मुझे जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ काम करना चाहिए। सो दो बड़ी सियासी जमातें वहाँ पे रही, शेख हसीना जो कि अवामी लीग, और खालिदा जिया जो कि बीएनपी को चलाती रही, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। सो द पॉइंट हियर इज के 1991 से लेके आज तक अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि किस तरह चीजें वहां पे ट्रांसफॉर्म हुई। और 2009 से लेके जब अवामी लीग जो है, जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है, वो 3 दफा कंसेक्टिव इलेक्शन जीती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कभी कोई सियासी जमात कंसेक्टिव इलेक्शन नहीं जीती? ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के अंदर एक जमात जो आती है वो शेख हसीना की, वो कंसेक्टिव 3 दफा जीती है। पाकिस्तान में कभी कोई जीते ही नहीं है कंसेक्टिव, कभी सेकंड टाइम उस बेचारे को चांस ही नहीं मिला। माजी में तो कभी मिलिट्री कू हो जाते थे यहाँ पे, या जो थी वो हुकूमतें फारग कर दी जाती थी तरीके तरीके से, या फिर ये कि अभी 2000 मुशर्रफ के जाने के बाद हमें ख्याल आया कि नहीं भाई, इस तरह नहीं, एटलीस्ट डेमोक्रेसी चलने दें, एटलीस्ट एक हुकूमत रहनी चाहिए, वो चले जिस तरह भी, लेकिन हुकूमत को रहना चाहिए, उसके निज़ाम को कंट्रोल करना चाहिए। खैर एनी हो, ये भी एक और स्टोरी है। बट एनी हो, जो अभी बांग्लादेश आज हमसे अगर 8-9% पे वो ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस थे जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस नहीं है। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो कल्चरली एक जैसा है। वहाँ पे जुबान एक है, उनकी एथनिसिटी एक है, उनकी हिस्ट्री एक है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज बांग्लादेश को जाता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश को जाता है, वो ये जाता है कि बांग्लादेश जो है उसको एक एक ऐसा एज मिलता है। देखिए जनाब, कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की है,
ये जो एज बांग्लादेश को मिलता है, ये उनको बड़ा बाइंड करता है, ये उनको यूनाइट करता है, और इस एज से वो फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं भाई कि हमें जो है वो हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है, हमें माज़ी को भूलना है, हमारा माज़ी अच्छा नहीं था। ये एनर्जी है जो उनको मिलती है, और ये जो चीज़ें कि उनकी ज़ुबान एक जैसे होना, एथनिसिटी एक जैसे होना, और लेकिन वहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड जैसे हमारे यहाँ पे डिवाइड है, ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिवाइड है, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो गई। एंड अबव ऑल हमारा ये था कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड जो है वो ज़्यादा रहे, और ये जो मुल्क तकसीम रहा है हमारा, ठीक है जी, यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है, सेक्टेरियनिज्म है, मजहबी बुनियादों पे कत्लो गारत हुई, हमने अफगानिस्तान की जंग में शिरकत की, हम कोल्ड वॉर में अमेरिका के इत्तेहादी बने, सोवियत यूनियन से खिलाफ लड़े, एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे आई, मदरसा है, हमने अपने मुल्क को एक एक्सपेरिमेंट बनाए रखा, एक मजाक बनाए रखा, जबकि बांग्लादेश में ऐसे नहीं हुआ। और उन्होंने फिर ये है कि जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो सोसाइटियल एथोस आई, जो उनको बॉन्ड था वो स्ट्रांग रहा, और उसको उनको उस तरह के एक्सटर्नल थ्रेट नहीं थे जो पाकिस्तान को थे। ये जो चीजें हैं, इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया। और दूसरा ये है कि वहां पे जो गवर्नमेंट आती है उसका फुल कंट्रोल रहा है, और जिसे कहते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट रही है वहां पे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो फाइनेंशियल पावर्स थी, और इस तरह के मसाइल नहीं थे जो हमें देखने पड़े। लेकिन अमूमन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको वो ज़्यादातर जो है वो उनको सेमी अथॉरिटेरियन कहा जाता है, क्योंकि जो विनिंग पार्टी होती है वो सारा कुछ करती है। जैसे आजकल शेख हसीना वाजिद के बारे में है कि वो शी इज़ वेरी अथॉरिटेरियन, वो बड़ा सख्त रूल करती हैं और इस तरह की चीज़ें। फिर ये है कि उन्होंने जो असल में अगर हमें मार पड़ी है तो हमें तो मार पड़ी है तकसीम के ऊपर। हमने जो मजहबी बुनियादों पे तकसीम हुई, सुन्नी, शिया, ईरानी, सऊदी, सब ने कहा जनाब पाकिस्तान ही एक ऐसा फ्री है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात होती, कोई डेमोक्रेसी होती, पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता, लोग अपनी हुकूमतों को अकाउंटेबल ठहराते, तो ये चीज़ चलती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें उस तरह रही नहीं है, जब हम किसी को अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ इतना गुस्सा 5 साल बाद निकालते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई ज़्यादा कर दी है तो इस हुकूमत को फारग कर दे, जब अवाम के पास चॉइस ही इतनी है। इसके अलावा अवाम के पास चॉइस ही नहीं है। हमारी ख्वाहिशें इतनी छोटी छोटी हैं कि हो इसने हमें डिलीवर नहीं किया, इसने हमारे कर्जे बढ़ा दिए, इन्होंने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन कर दी, इनको फारग कर दें। इस बुनियाद के ऊपर चीज़ें नहीं है। जो बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सोसाइटी का, उसको तो हमने कभी स्टडी नहीं किया कि हमें किस तरफ जाना है, यानी कि और हमें ना इसका कोई जवाब देता है। अब ये है कि ख़वातीन के हवाले से भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनको उन्होंने एम्पावर किया है, और जो जिसे आप कह लें कि हर गवर्नमेंट ने उस पर जो है वो एम्पावर किया है, और ख़ास कर पे जो लोन्स दिए जाते थे, आई थिंक ग्रेमैन बैंक जो था, फिर वो यूनुस खान, ये यूनुस मोहम्मद, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, वो जो थे, जिस तरह वो उन्होंने अपनी एक एजुकेटेड हेल्दी वुमेन जो है सोसाइटी क्रिएट की, फिर बच्चों को उन्होंने टाइम दिया। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा जाता है कि जो फीमेल प्राइमरी एनरोलमेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 105% के करीब है। सो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल राइवलरीज के बावजूद एक चीज, आई थिंक दिस इज वन लेसन विच पाकिस्तान मस्ट लर्न, कि पॉलिटिकल राइवलरीज के बावजूद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो बड़े स्ट्रेटेजिक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और किसी सियासी जमात ने, भले वो खालिदा ज़िया की हो, शेख हसीना वाजिद की हो, उन्होंने वो जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको टच नहीं किया, छेड़ा नहीं है, उसको खराब नहीं किया। और वहाँ पे जो ट्रेड की ओपननेस रही, ये जो चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी कमिटमेंट है सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, मेरा ख्याल है ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए हैं। फिर उन्होंने अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करके रखा। ये बेसिकली इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ उस मुल्क में होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी। मैं थोड़े दिन पहले बता रहा था कि मैं एक मेंबर नेशनल असेंबली को मिला, उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके बताते हैं, कहते हैं ये हुकूमत जा रही है, ये हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत ने चले जाना है, क्या हुआ है, मामलात ख़राब है, इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर जाएंगे। ये सवाल क्यों पैदा होता है? ये एक जस्ट फॉर केस ऑफ नोइंग, ये सवाल क्यों लोग उठाते हैं, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी?
उसकी एक वजह तो माजी है कि माजी में हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं करती, और दूसरा जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, हुकूमतें, वो अकेले पावर में नहीं आती, दे कम विद सम सॉर्ट ऑफ ए एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उनको लेके आया जाता है, एक जिसे लोग डील कहते हैं। जिस तरह हमारे अपोजिशन पार्टी के यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो कहते हैं कि सिलेक्टेड है इमरान खान, ही इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो कहें सिलेक्टेड है, क्यों? बिकॉज ही वाज चोजन बाय द बिग पार्ट्स। वो जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हल्के हैं वो उनको पिक करते हैं। तो जब तक माजी को जाते तो टाइम लगेगा, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर प्लेयर्स जो हैं या हुकूमतें जो हैं, सियासी जमातें डील करके या कॉम्प्रोमाइज करके पावर में नहीं आएंगी या उनको कोई लाया नहीं जाएगा, तो ये सवाल होता रहेगा। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है वो ये ठीक सवाल नहीं है। इस सवाल का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है इफ़ पाकिस्तान रियली वांट्स कि हमें चीज़ें ठीक करनी है। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है, हालांकि देखें, मज़े की बात ये है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पढ़ रहा था कि जो बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है जी, एक कंपनी है मैकेंजी एंड को, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी मार्च 2021 में कि जो बांग्लादेश की जो 84% जो एक्सपोर्ट है वो है वहां से आती है, गारमेंट से आती है। ठीक है जी। अब ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है जी, 84%, ठीक है जी। और दूसरा ये कि 7% पे, अगर 8% पे ट्रेड ग्रो कर रही है। और रिसेंटली आई थिंक बांग्लादेश के जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने श्रीलंका को $200 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी है, क्योंकि श्रीलंका की पोजीशन यह है कि वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4.5 बिलियन तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा, हमारे भी इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, लेकिन इतने कम नहीं है। हम 18, 19, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 20, 21, कभी कहीं से पैसे पकड़ लिए, कभी सऊदी से ले लिए, कभी IMF से ले लिए। तो वी ट्राई टू मेंटेन इट लाइक इतने ज़्यादा। लेकिन इस सिचुएशन में बांग्लादेश जो है वो उसको बड़ा एज जो है वो कहा जाता है, कहाँ बास्केट केस से श्रीलंका को वो करेंसी स्वैप का फैसिलिटी दे रहे हैं $200 मिलियन, और 84% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट जो है। सो ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक दिस इज़ वेयर वी रियली हैव टू, अब जो गारमेंट इंडस्ट्री है या फिर रेमिटेंस आती है, जो बांग्लादेश की जो डियास्पोरा है, और ये उनका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। पहला तो सारी बात है गारमेंट से। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे टॉप पे रेमिटेंस जा रही है, एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हमारी रेमिटेंस ज़्यादा है, और हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट डाल देते हैं ट्विटर पे, आई एम सो हैप्पी कि इतने लोगों ने हमें पैसा भेजा। भाई दैट इज अ वीकनेस। कल को ममालिक जो है इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जितना डाटा, देखिए, आप रिलायबल जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कल को अगर बाहर के मुल्क जो बैठे हुए मिडल ईस्ट से आपको पैसे आने बंद हो जाएं फॉर वन रीजन और दी अदर, वो समझेंगे कि हाँ, अगर पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हो तो नौकरियां कम दो, इनको डिसएंगेज कर दो। कल को, मैं जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आपकी तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई। आपको तो कोई कुछ ना कहे, कुछ ना कहे। हमें जो $30 अरब बाहर से आता है वो $15 अरब हो जाए, तो $20 अरब हो जाए, तो आपके इमरान खान साहब वो ट्वीट डाल देते हैं, मुझे इतना पैसा बाहर से आया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि पाइन मेरी हुकूमत पे लोग बड़ा एतमाद करते हैं, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ कि लोग ज्यादा पैसे मुझे बेचते हैं। इस बेस के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो ये सारी कहानी चलाते हैं, जो चला रहे हैं। और ये है कि हालांकि उनकी इतनी रेमिटेंस है भी नहीं, आई थिंक $20 अरब या इससे करीब आती है। बट एनी हाउ द पॉइंट हियर रिमेन्स कि ये जो चीज़ें हैं, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जिसे आप कह लें कि उन्होंने अपने जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 1000 में से 26 बच्चे जो हैं वो मरते हैं। वो पाकिस्तान में ये रेशो ज़्यादा है, और इंडिया में आई थिंक ये 28 है इन इंडिया। और देखिए, जो फीमेल लिटरेसी है बांग्लादेश की वो 72% है, पाकिस्तान की ऑब्वियसली इतनी नहीं है। और इंडिया के अंदर भी 66% है फीमेल लिटरेसी रेट। सो आई थिंक फिर दूसरा ये कि जो फीमेल रेट ऑफ लेबर फोर्स है वो दैट इज 36%। इंडिया में 20% है। पाकिस्तान का डाटा अवेलेबल नहीं है। हम जो बड़ी मार खाते हैं डाटा से मार खाते हैं, वी डू नॉट हैव अ डाटा विद अस।
अब ये जो चीज़ें हैं, इसमें आके पता चलता है कि हमें वेयर डू वी स्टैंड, हमें डाटा नहीं मिलता, हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। फिर ये है कि उन्होंने अपना 10 साल एक सस्टेन्ड हाई ग्रोथ रेट रखा। जब दोनों उन्होंने सेविंग्स भी की और सारा कुछ किया अपना, और दूसरा ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूलिंग पे, इन चीज़ों पे उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, जिससे जो है वो हमें पता चलता है कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में और दे आर गोइंग टू जिसे वो कहते हैं ग्रो करेंगे। ठीक है जी। और उनकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 8% से 9% रही है। पाकिस्तान की कभी भी इतनी नहीं रही है। और हम तो इस पे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमें, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एलीट बड़ी नैरो है। फिर वहाँ पे लाइफस्टाइल और तरह के, हमारे लाइफस्टाइल चाहना है, ट्राइबल जो है, हम जो जाट हैं वो अपने और अंदाज से रहना चाहते हैं, और अपनी शब्द शुबा, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं शशके, हम वो शशके भी रखना चाहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस क्राइसिस इन कमिंग डेज फॉर पाकिस्तान। वी डिडंट लुक इट वेरी केयरफुली, अगर हमने इसको ध्यान से ना रखा तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और मज़े की बात है कि बांग्लादेश ने हज़ारों जो मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो गिफ्ट किया था बहुत सारे ममालिक को, इवन टू इंडिया। पाकिस्तान ने भी भेजने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। लेकिन दे आर इन अ पोजीशन टू, दे कैन मेक थिंग्स गुड। और वो चीज़ें जो है, और खास करके उनका नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज चीज़ें कर सकें, लेकिन नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक होंगे। अभी 50 साल, अभी 50th एनिवर्सरी है, तो इंडिया के सदर आई थिंक वहाँ बैठे हुए हैं। वो गए हैं 3 दिन के विजिट पे। उन्होंने एक मंदिर जो है वो मैं देख रहा था, उसका दोबारा इफ्तिताह किया है, और जो कहा जाता था कि ये 1971 में जो है वो डैमेज हो गया था। सो ये जो वो माजी से वो कनेक्ट कर रहे हैं, भारत एंड बांग्लादेश एंड इंडिया माजी से कनेक्ट कर रहे हैं। द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज वी शुड स्टॉप एस्पायरिंग एंड आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग अदर्स। तरले नहीं करने, ठीक है। हमें क्या करना है, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू मेक मनी, वी नीड टू हैव सस्टेन्ड ग्रोथ, रिलायबल पॉलिसीज होनी चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड देयर विल कम अ टाइम, 5, 7, 8 साल, हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, वो जस्ट नीड ए किक। हमें एक किक स्टार्ट चाहिए। जैसे ही आपको एक अच्छा किक लगेगा, चीज़ें पाकिस्तान की ग्रो हो जाएंगी। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कैपेबिलिटी है। ये नहीं है कि मामलात ख़राब हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा। द ओनली थिंग इज़ कि चीज़ें रिलायबल नहीं है, और ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है। हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती थी तो अनसर्टेनिटी होती थी। आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी हद तक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये आई थिंक दिस इज अ वैल्यू, एंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, एंड दिस बांग्लादेश एपिसोड मस्ट बी स्टडीड वेरी केयरफुली। इट मे नॉट गिव अस आंसर फॉर अ पाकिस्तानी सोल्यूशन। शायद हमें ये हमारे सोल्यूशन ना दे, क्योंकि वहाँ के केस स्टडी और है, वहाँ का सोशो कल्चरल, रिलीजियस, वहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और है, हमारे एक और है, हिस्ट्री हमारी अलग है। सो हमें हमारा जो फ्यूचर है वो और शायद इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, बट एक एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट तो होनी चाहिए दैट हाउ वी हैव टू मेंड आवर वेज in coming days and time, and we must appreciate Bangladesh for whatever they have done to uplift their people and the countrymen, and to make them more reliable people for the region. They must be appreciated as well. Thank you very much. फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो। एटलीस्ट कमर चीमा साहब ने अप्रिशिएट किया बांग्लादेश के जो भी पार्टी है या बांग्लादेश का जो अभी निज़ाम है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, और मोस्टली आई एग्री विद कमर चीमा। जो पॉइंट्स उन्होंने बताए कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पाते। उसका रीज़न वो नहीं बताएंगे, और वो एडमिट भी नहीं करेंगे वीडियो पे, मुझे पक्का बताए। लेकिन मैं मेरी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बांग्लादेश का भी काफ़ी स्टडी किया है कि कैसे इंडिया ने उनको हेल्प किया। नॉट ओनली इन द वार में तो हेल्प किया ही है, लेकिन उनका जब इंडिपेंडेंस हुआ 1971 में, उसके बाद इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, और कैसे उनको इंडस्ट्रियलाइज किया, और कैसे बांग्लादेशियों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया से ही नहीं, चाइना से भी और अलग अलग कंट्री से उन्होंने लर्न किया, और अपने लोगों को स्किल्स डेवलप किए, और स्लोली ग्रो हुआ।
तो ऐसे नहीं होता कि एकदम स्टार्ट किया और एकदम ग्रो हो गए। तो इंडिया का भी वही है, इंडिया ने 70 ईयर्स स्ट्रगल किया है, अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा है। तो स्लोली ग्रोथ होता है, ऐसे नहीं कि एक दिन में हो गया, किक स्टार्ट देने की ज़रूरत है और किक स्टार्ट से सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो अभी भी इंडिया में स्किल लेवल की कमी है। सेम अप्लाइज टू ऑल बांग्लादेश। पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने डेटा देखा है उनका, तो उनका 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो आप कल को अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहे, इमीडिएट किक स्टार्ट भी हो गया, जैसे वो बोल रहे थे कि किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अगर किक स्टार्ट भी हो गया तो स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। हर चीज़ अनस्किल्ड नहीं रहता। अनस्किल्ड लेबर काफ़ी हेल्प होता है, लेकिन एक लिमिटेड काम तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा तो स्किल चाहिए, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में हमने आईटीआई खोले, बहुत ज़माने पहले ही खोले थे, जो इंडस्ट्रियल एज देता है मैकेनिक्स में या मशीनरी में, जो लोग मतलब मास जनता उसमें काम कर सकती है। बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या सिर्फ अप टू 10th स्टैंडर्ड पढ़े हैं या 5th और मे बी हाई स्कूल तक ही पढ़े हैं, तो ऐसे लोगों को आप मास एम्प्लॉय कर सकते हो। और जितना आप एम्प्लॉयमेंट दोगे उतना इकोनॉमी का आपका बढ़त होगा, एक्सपोर्ट्स भी होंगे, और जितना लोग सैलरीड होगा उतना टैक्स भी जनरेट होगा सरकार को। और वो लोग जब सैलरी लेंगे वो तो पूरा सैलरी तो सेव करके नहीं रखेंगे, उसको स्पेंड भी करेंगे, आपको फिर से टैक्स मिलेगा। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स सब कुछ मिलके एक कंट्री हमेशा ग्रो होता है। तो उन्होंने कमर चिमा बोल रहे थे कि 50 टाइम्स इंक्रीज हुआ है बांग्लादेश का पर कैपिटा, और उनका जीडीपी हमेशा डबल रहा है पाकिस्तान से। दैट इज़ ट्रू। बट आपको आश्चर्य होगा कि इनिशियली जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो 1960s तक पाकिस्तान का जीडीपी ऑलमोस्ट डबल के करीब था इंडिया से, डबल के करीब। तो हमारा जीडीपी बहुत ही कम था, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे। तो बाद में हमने उसको छोड़ा, 1990s में हमने अपना इकोनॉमी ओपन अप किया, तो फिर ग्रोथ स्टार्ट हुआ। लेकिन पाकिस्तान का कहाँ पे बिगड़ा, तो उनका जो डिक्टेटरशिप, मिलिट्री इंटरफेरेंस इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, मतलब इवन उनके गवर्नमेंट, जैसे उनका पीआईए है, उसके चेयरमैन, जो भी अथॉरिटीज़ है, नॉर्मल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, हर चीज़ में जब मिलिट्री इंटरफेरेंस शुरू हुआ तो उनका ऑब्वियसली डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इंडिया से दुश्मनी, इंडिया से वॉर करना और कंपटीशन करना, वो भी उनको बहुत घातक सिद्ध हुआ। और एक चीज़ कमर चिमा बता रहे थे कि नो सिंगल पार्टी विंस इलेक्शन इन पाकिस्तान, वहाँ पे सिंगल पार्टी आया। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि कोई भी पार्टी आए, अलग अलग पार्टी आए हर बार, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा चेंज कर देगा कोई। तो उतना सेंस तो होना चाहिए हर पार्टीज में, और लोगों को भी उतना सेंस होना चाहिए कि लोग उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि ऐसे कुछ ड्रास्टिक चेंजेस ला रहा है दूसरा पार्टी। तो क्योंकि पार्टियों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सब पार्टियां कंट्री के लिए काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कल्चरली वन एडवांटेज मिलता है, वन लैंग्वेज, वो सब बता रहे थे। ये तो मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, क्योंकि अब इंडिया में इतने सारे कल्चर्स है, इतने सारे स्टेट्स है, तो ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स, 3-4 यूनियन टेरिटरीज है, तो सब जगह अलग अलग कल्चर है, सब कुछ है। लेकिन इंडियंस, हम लोगों का क्या है कि हम एज ए इंडियन थिंक करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं एक कल्चर से अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग स्टेट से है, हम ऐसा नहीं थिंक करते। व्हेन इट कम्स टू कंट्री, हम वी आर ऑल इंडियंस। तो ये थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो फिर आपका कंट्री ये हो जाएगा। और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बता रहे थे, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो आपको जुड़े रहने को बोलता है, मतलब एक कंट्री को एकत्र करता है। तो इस चीज़ में वो बोल रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा भाई? तुम जब इंडिया से अलग हुए तो इंडिया हेट्रेड से तुम अलग हो गए, तो तुम्हारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही लिमिटेड रहेगा कि हमेशा इंडिया को हेट करो। उससे ज़्यादा आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ नहीं पाया। जितना मैं देखता हूँ, आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स या उनके फीडबैक्स, ऑल्दो एजुकेटेड लोग जो बाहर मैं मिला हूँ वो वैसे नहीं है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग, आर हैविंग हेटेड टुवर्ड्स इंडिया। तो एक्सपेरिमेंट कंट्री हो गया हमारा पाकिस्तान, वो भी बोल रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कंट्री अपने आप तो नहीं हुआ ना, तो किस आप लोगों ने इनवाइट किया, खुद आप लोगों ने इनवाइट किया, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने दिया, फिर एक्सपेरिमेंट होगा। फिर अगर आप इनवाइट करोगे, पैसे लोगे और काम करोगे तो ऑब्वियसली होगा। तो इनिशियली इनको क्या हुआ कि इनको बहुत सारा फ्री पैसा भी मिलता रहा, तो इसलिए इन्होंने कोई भी इंडस्ट्री वगैरह डेवलप नहीं किए। और एक चीज़ वो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अगेन पार्शियली ट्रू, थोड़ा सा सच है इसमें, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता। एक कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने के लिए आपको लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इंडस्ट्रीज़ लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाने पड़ेंगे। भले ही पार्टी सरकार चेंज होते रहे, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह हमेशा रहने चाहिए। तो लोगों का काम चलता रहता है, लोग पैसे कमाते हैं, लोग उसको खर्च करते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, टैक्स पेमेंट होता है सैलरी से, तो इससे आपका इकोनॉमी बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कोई एक ही पार्टी भी अगर रहा हमेशा के लिए, जैसे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कुछ कुछ डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे एक ही पार्टी रहा है हमेशा, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डज नॉट ऑलवेज मीन दैट यू विल हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। गारमेंट इंडस्ट्री का बता रहे थे। गारमेंट इंडस्ट्री तो जहाँ तक मुझे पता है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, इवन टू सेटअप गारमेंट इंडस्ट्रीज़। और इनिशियली तो हमने थोड़ा, इंडिया ने अपना ही एक्सपोर्ट कम कर दिया ताकि बांग्लादेश को हेल्प हो जाए। तो और बांग्लादेश उसमें नंबर 1 है आज, और हम काफ़ी सारा कॉटन प्रोवाइड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, फ्री में नहीं, एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश को, तो उनका गारमेंट इंडस्ट्री सपोर्ट होने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने कहीं और अफ्रीकन कंट्रीज से भी कॉटन मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उधर सस्ता पड़ रहा था थोड़ा इंडिया से। तो और एक मेन रीज़न ये है कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो उनको बहुत सस्ते सस्ते सामान मिलते थे, अच्छे क्वालिटी के, लाइक एक 2 व्हीलर से लेके बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स। इवन रिसेंटली हमने 10 ट्रेन उनको सिर्फ गिफ्ट किए हैं फ्री में। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या छोटी जो मास, मतलब बहुत लोगों को, पॉपुलेशन को चाहिए होता है, वो सब इंडिया से उनको मिलता था सस्ते दामों में। लेकिन पाकिस्तान ने ये सब हमसे कभी लिया नहीं, चाइना से लिया, वो भी बहुत घटिया सा आइटम और बहुत महंगा। चाइना ने कभी उधर फैक्ट्री डाला नहीं, और सब कुछ अपने यहाँ बना के भेज देता था। तो अभी भी आप गूगल कर सकते हैं, कुछ कुछ 4 व्हीलर वगैरह आपको 3 टाइम्स मोर कॉस्ट है पाकिस्तान में इंडिया से। तो अगर वो लोग अपना घमंड छोड़ते या अपना ईगो छोड़ के इंडिया से ट्रेड करते रहते और इंडिया से अच्छे रहते, तो उनके लोगों को भी अच्छे सामान मिलते और लोगों के पैसे बचते। जो पैसा बचता है फिर वो पैसा कहीं और खर्च करेंगे लोग, उससे भी आपको टैक्स मिलेगा। तो ऐसे आपका इकोनॉमिक ग्रो होता है। ऐसे नहीं कि आप पूरा एक पॉपुलेशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कुछ कुछ चीज़ों के लिए और आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करो, ये तो कभी होगा नहीं। नो एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी बोल रहे थे। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही बहुत कम है। जो उनका गारमेंट इंडस्ट्री था एक लेवल तक, वो भी अभी ऑलमोस्ट डूब चुका है। तो बाकी छोटे छोटे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रेवेन्यू आता नहीं है। तो आपको कुछ अलग चीज़ें करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया ने आईटी में भी काफ़ी काम किया है। जितना हमारा आईटी का एक्सपोर्ट है, उतना पूरा पाकिस्तान का जितना इकनॉमी है, उतने अमाउंट का हमारा सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट है। तो ये सब करने में बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट लगा, लेकिन एंड ऑफ द डे इंडिया ने किया और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया एकदम डेवलप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही तो, स्ट्रगल हमेशा काउंट करता है। और एजुकेशन अभी भी इंडिया में भी बहुत गरीब लोग, कुछ लोग नहीं भेजते। तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो सब जगह चाहिए है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरीवेयर। लेकिन व्हेन वी कंपेयर, अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में बहुत ही कम है। तो ये मेरे व्यू पॉइंट थे। आप अगर अपना व्यू पॉइंट है या आपके कमेंट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन। थैंक यू, बाय।